नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज साइंस को डिस्कस कर रहे थे। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने उत्तल और अवतल लेंस के द्वारा जो भी आपके प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की ये जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण यानी कि आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज यहाँ पर फॉर्म किए जाते हैं उन सभी को एनिमेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ग्रुप डी की परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर यह टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा तो ग्रुप डी की परीक्षा में आप इनके प्रश्नों को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे कि आखिर में मिरर होता क्या है। देखिए, अगर हम लोग मिरर की बात करते हैं तो मिरर मेनली हमारे एक कांच होते हैं। सिंपल सा कांच हो गया, जैसे मान लीजिए ये कोई कांच है तो मिरर में आपको एक तरफ देखने को मिलेगा लेप, यानी कि एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया है और दूसरी तरफ आपको चमकीला सतह देखने को मिलेगा और यही जो आपका यहाँ पर बन रहा है इसी को हम लोग कहते हैं मिरर या फिर दर्पण। तो ये आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये हमारे पास एक कांच की सतह है, इसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया है तो पॉलिश वाला जो रीजन है वो आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा और जो हमारा चमकीला सरफेस है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब मिरर की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो हमारे मिरर होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका समतल दर्पण हो गया जिसे हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा हमारा उत्तल दर्पण है जिसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और तीसरा हमारा होता है अवतल दर्पण जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। अब इनकी आकृति भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो इसकी जो पॉलिश वाला सतह है वो आपके अंदर की तरह होता है और चमकीला सतह इसका उभरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। प्लेन मिरर की बात करें तो एक तरफ आपका पॉलिश होगा और दूसरी तरफ चमकीला सरफेस होगा। वहीं पर अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इसमें जो उभरा हुआ हिस्सा होगा इधर हमने पॉलिश किया हुआ है और जो आपके अंदर का हिस्सा है ये होता है चमकीला सरफेस। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में कि ये जो हमारा दर्पण है वो किस प्रकार का इमेज बनाता है। तो आपने घर पे भी समतल दर्पण में अपनी इमेज ज़रूर देखी होगी। तो मान लीजिए ये आप हो गए और आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से रे बनाएंगे और रे बनाने के बाद में आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी इमेज बन रही है वह इमेज आपकी आभासी है। कैसी है? आभासी इमेज है, यानी कि यह एक काल्पनिक इमेज बनेगी। और इमेज की खास बात ये होती है कि ये जो हमारी इमेज है वो आपके वस्तु के बराबर है। किसके बराबर है? जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसी के बराबर यहाँ पर इमेज बनेगी और जितनी दूरी पर आपके मिरर से वस्तु रखा गया है उतनी ही दूरी पर आपको इमेज देखने को मिलेगी। ये आपने रियल लाइफ में भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा। कभी भी अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होइए और आप ये देखेंगे कि जितनी दूरी पर आप मिरर के खड़े हैं सेम उतनी दूरी पर अंदर की तरफ आपको अपनी इमेज दिखाई दे रही होगी। तो ये हमारा सिंपल केस था। यहाँ पर हमने बात कर ली है समतल दर्पण की। अब बात करेंगे हम लोग कि कॉनकेव मिरर के द्वारा किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है। उससे पहले कुछ और बेसिक टर्म हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो मिरर आपको दिख रहा है ये हमारा कॉनकेव मिरर है, यानी कि ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बीचों बीच से हमारी एक रेखा गुजरती है और इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं या फिर इसे हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है जिस पॉइंट पर हमारे मिरर को कट करती है उस पॉइंट का नाम हम लोग रखते हैं पी। क्या कहते हैं? इसे हम लोग पी कहते हैं, यानी कि इसे कहा जाता है पोल। हिंदी में इसी को हम लोग कहेंगे ध्रुव। पी से मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने एक और डॉट रख दिया है और ये जो हमारा डॉट होगा इसे कहते हैं फोकाई। क्या कहते हैं? इसे हम लोग फोकस कहते हैं या फिर हिंदी में इसको नाभि के नाम से जाना जाता है। अब पी से एफ की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर हम लोग एक पॉइंट और कंसीडर करेंगे एफ से और इस पॉइंट का नाम होता है सी।
क्या होता है, इस पॉइंट का नाम होता है सी, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, या फिर हिंदी में इसी को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो परीक्षा में कई बार आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी भी दर्पण का जो फोकस है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा या फिर जो हमारी वक्रता त्रिज्या होगी उसकी लंबाई कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी होती है दोगुनी, यानी कि अगर पोल से फोकस की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो पोल से जो सी की दूरी है वो आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। तो आगे से आपकी ये जो पूरी क्लास है उसमें हम लोग पोल को पी ही बोलेंगे, फोकस को हम लोग एफ बोलेंगे, और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको सी से ही संबोधित करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग रूल समझते हैं कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनाए जाते हैं उनके लिए कौन कौन से रूल हैं। तो बात करेंगे रूल नंबर 1 की। आपका जो नियम नंबर 1 है वो सिंपली आपसे ये कहता है कि मान लीजिए कोई हमारी रे ऑफ लाइन है, यानी कि कोई भी आपके प्रकाश की किरण है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रही है। तो यहाँ पर जब ये हमारी प्रकाश की किरण इस मिरर से टकराएगी तो टकराने के बाद में ये आपके फोकस से होकर के गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? ये जो आपकी रे है वो हमारे फोकस से होकर के गुजरेगी, और इसी को हम लोग रूल नंबर 1 के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 में ये कहा गया है कि अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरेगी, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी, तो ये आपके मिरर से टकराने के बाद में फिर उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आपके नॉर्मल के 90 डिग्री पर होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा है, तो उस स्थिति में जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला कोण होगा ये भी आपका हो जाएगा 0। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल है वो सी के सीधे बिल्कुल पैरेलल बनता है, और इसीलिए ये इंसिडेंट हो रही है 90 डिग्री पर, और इसी कारण जो आपकी रे यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है वो आपके उसी रास्ते से लौटेगी। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 3 दरअसल रूल 1 का अपोजिट है। इसमें कहा गया है कि अगर हमारी कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से सीधी गुजरती है तो ये आपके मिरर से टकराने के बाद में हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। किसके? मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई लाइन आपके मुख्य अक्ष के पैरेलल आके टकराती है तो ये हमारे फोकस से गुजरती है, और अगर आपकी कोई लाइन फोकस से होकर के जाएगी तो ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी समानांतर, और यही हमारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 इसका वैसे यूज तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में इसके यूज किया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि अगर हमारी कोई भी प्रकाश की किरण आपके पोल पर इंसिडेंट करती है तो यहाँ पर ये सेम एंगल बनाते हुए आपके मिरर से टकरा करके आगे की ओर बढ़ेगी। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी हमारी रे ऑफ लाइट 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट करती है पोल पर, तो ये आपके 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही आगे बढ़ेगी। सिंपल सा मतलब ये है कि एंगल आई इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर। तो ये हमारा चौथा नियम है। वैसे इसका यूज हम लोग इमेज फॉर्मेशन में नहीं करेंगे। तो 4 रूल मैंने आपको बताए, ये चारों रूल आपके सामने है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली फोकस से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली ये आपकी उसी रास्ते से लौटेगी, और तीसरा जो रूल है वो और ज़्यादा सिंपल है कि अगर आपकी फोकस से जाती है किरण तो ये हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये आपके 3 रूल हैं, इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग सारे इमेज को यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 का मतलब है कि जब हमारी वस्तु सी से परे हो, यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो। इसे हम लोग कई बार ये भी कहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं पर भी है। तो चलिए इसमें समझते हैं कैसा इमेज बनेगा। देखिए ये हमारे लल्लू लाल एक बार फिर से आ गए हैं, और लल्लू लाल को हमने खड़ा कर दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे। अब आइए अपना रूल यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्रकाश की किरण इनके सिर से निकाली है जो कि आपके मिरर से जाकर के टकराएगी
और उसके बाद में ये सीधे हमारे फोकस से होकर के गुजरेगी। लल्लू लाल के सिर से हमारी दूसरी प्रकाश की किरण निकलती है और ये आपके फोकस से होकर के जा रही है, यानी कि मिरर से टकराने के बाद में ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के हो जाएगी पैरेलल। और मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर भी ये दोनों किरणें आपस में कट करती हैं वहीं पर बनता है आपका इमेज। तो लल्लू लाल की जो इमेज है वो आपको यहाँ कहीं पर देखने को मिलेगी। तो सिंपल सा आपने इमेज यहाँ पर बना लिया है। अब आइए समझते हैं कि इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी। देखिए, ये जो हमारी इमेज बन रही है वो रियल लाइनों के इंटरसेक्शन से बन रही है, यानी कि इमेज हमारी हो जाएगी रियल। आप देख रहे होंगे कि जो हमारी इमेज है वो उल्टी है, यानी कि आप क्या कहेंगे कि जो इमेज हमारी है वो उल्टी बन रही है। इमेज अगर आप लोग देख रहे होंगे तो वस्तु से ये काफ़ी छोटी दिख रही है, यानी कि ये डिमिनिश्ड इमेज है। और इमेज जो बन रही है वो आपके F और C के बीच में है। तो क्या कहेंगे, इमेज जो हमारी बनी है वो वास्तविक है, उल्टी है, वस्तु से छोटी है और F और C के बीच में ये कहीं पर बनी है। तो ये हमारा हो गया केस नंबर 1। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में आपसे कहा जा रहा है कि जो हमारी वस्तु है वो आपके C के ऊपर रखी गई है। तो लल्लू लाल को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इनसे कहा कि अब आप जाकर के C के ऊपर खड़े हो जाइए। फिर हम लोग सेम रूल का यूज करेंगे, यानी कि एक किरण को हम लोग इनके सिर से लेकर के जाएंगे जो कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और ये मिरर से टकराने के बाद में सीधे हमारे F से आगे बढ़ेगी। दूसरी किरण हम लोग ले जाएंगे सीधे F से और ये हमारे मिरर से टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के हो जाएगी पैरेलल। और ये दोनों जो किरणें हैं वो आपके इस स्थान पर कर रही हैं कट, यानी कि जो हमारे लल्लू लाल की इमेज है वह उसके ठीक अपोजिट बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु आपके वक्रता केंद्र के ऊपर रखी जाती है तो उसकी जो इमेज है वह आपकी वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगी। इमेज की प्रॉपर्टी ये होगी कि ये इमेज हमारी रियल होगी, वस्तु के साइज की होगी, यानी कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ इमेज है वो बिल्कुल बराबर होगी। उसके अलावा ये जो आपकी इमेज है वो वास्तविक होगी, उल्टी होगी, वस्तु के बराबर होगी और C के ऊपर ही इस इमेज का निर्माण होगा। तो ये सारे आपके कंडीशन है, मतलब ये सारे आपके इमेज की प्रॉपर्टी है जो हमको केस 2 में देखने को मिला है। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में आपसे ये कहा जा रहा है कि लल्लू हमारे पहले C से परे थे, उसके बाद में ये C पर आए। अब इनको हम लोग F और C के बीच में कहीं पर खड़ा करेंगे। तो लल्लू हमारे F और C के बीच में आ गए हैं। चलिए यूज करते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में ये जो हमारी रे है वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। टकराने के बाद में ये आपके सीधे फोकस से यहाँ पर गुजरेगी। दूसरे में आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे सेकंड इमेज है वो आपके यहाँ से टकराएगी और टकराने के बाद में बिल्कुल हो जाएगी इसके पैरेलल। तो वैसे मैंने एक दूसरी भी कंडीशन ली है यहाँ वाली, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये आपके बिल्कुल इस प्रकार से टकराएगी। थोड़ा सा मैं ये क्लीन करता हूँ। हाँ, तो ये साफ हो गई है। वैसे मैंने एक जो आपकी किरण है वो वक्रता केंद्र से लिया हुआ है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट किया हुआ है तो आपकी इमेज बिल्कुल वहीं पर बनेगी। तो अब हमारी जो इमेज है वह यहाँ पर बन रही है, यानी कि जो इमेज है वो आपके C से परे कहीं पर बनेगी। प्रॉपर्टी क्या होगी इस इमेज की, तो प्रॉपर्टी आइए समझते हैं। देखिए, जो आपकी इमेज है वह एक बार फिर से रियल है, यानी कि वास्तविक इमेज बन रही है। एक बार फिर से हमारी उल्टी इमेज बनी है, यानी कि इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज जो है इस बार आपके वस्तु से बड़ी है। कैसी है, इमेज की जो हाइट है वो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है और ये आपके C से दूर बन रही है, यानी कि हमारी जो इमेज है वह इन्फिनिटी और C के बीच में कहीं पर बन रही है और ये हमारी हो जाती है तीसरी कंडीशन। फिर हम लोग बात करेंगे चौथी कंडीशन की। और चौथी कंडीशन पे जो हमारे लल्लू लाल हैं, अब इनको हमने खड़ा कर दिया है फोकस के ऊपर। कहाँ पर, अब इनको हमने खड़ा कर दिया है फोकस के ऊपर। तो पहली हमारी जो किरण है कुछ इस प्रकार से जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से आगे बढ़ेगी। दूसरी जो हमारी इमेज है रे है, इसको हम लोग यहाँ से ले जाएंगे और ये आपके बिल्कुल पैरेलल गुजरेगी। किसके, हमारी पहली वाली रे के। तो हमने दो रूल का यूज किया है,
सबसे पहले हमने पहले रूल का यूज किया, फिर दूसरे रूल का यूज किया, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये दोनों जो हमारी किरणें हैं टकराने के बाद में ये आपस में हो जा रही हैं पैरेलल। इससे ये प्रतीत होता है कि जो आपके चौथी कंडीशन में इमेज बन रही है वह इमेज कहीं अनंत पर बनेगी, और ये जो इमेज होगी वो आपके वस्तु की इमेज से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, उल्टी होगी, और आपकी यहाँ पर हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा बड़ी। तो ध्यान रखिएगा, इमेज वास्तविक होगी, उल्टी होगी, वस्तु से बड़ी होगी, और इस इमेज का निर्माण कहीं अनंत पर होगा। अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी कंडीशन की। पांचवी कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि जो हमारी वस्तु है वो आपके F और P के बीच में कहीं स्थित है, यानी कि जो लल्लू लाल है वो आपके मिरर के बिल्कुल पास आ गए हैं। अब ये अपना चेहरा बिल्कुल पास से देखेंगे। तो चलिए रूल यूज करते हैं। पहला रूल हमारा वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला, तो ये हमारे फोकस से जाएगी। दूसरे रूल में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे रूल में जो हमारी रे है वो आपके जाएगी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे यहाँ पर किरणें हैं वो आपके मिरर से टकराने के बाद में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो किरणें हैं वो कहीं अनंत पर भी जा कर के नहीं मिलेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपोजिट साइड में इन किरणों को बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद में ये किरणें जहाँ पर आपकी कट करेंगी वहाँ पर होगा वस्तु के इमेज का निर्माण। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अवतल दर्पण में सिर्फ पहला ऐसा केस आया है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो आपके मिरर के अपोजिट साइड में बन रही है, यानी कि जिस साइड हमने वस्तु को रखा हुआ है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में इसकी इमेज बन रही है। इमेज की खास बात क्या है, ये जो इमेज है वो काल्पनिक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अवतल दर्पण में हमारी जो इमेज है वो काल्पनिक बन रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इमेज है वो सीधी बन रही है, और ये जो इमेज है वो आपकी वस्तु से हो जाएगी बड़ी। किससे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए जो आपके सेविंग मिरर होते हैं या फिर जो आपके लड़कियों के मेकअप वाले मिरर होते हैं उसमें हम लोग अवतल दर्पण का यूज ही करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, क्योंकि जब हम लोग बिल्कुल मिरर के पास आ जाएंगे इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपके फोकस और पोल के बीच में आ चुका है, और इसलिए क्या होगा कि जो हमारे वस्तु की इमेज होगी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। तो चाहे आपको सेविंग करना हो, आपको बड़ी इमेज दिख रही है तो आप आसानी से अपनी सेव कर सकते हैं, और लड़कियों को अगर मेकअप वगैरह करना है जो कि दिन में 4-5 बार करना होता है तो वो भी वो लोग आसानी से कर सकती हैं। देख सकते हैं कि कहाँ पर डार्क सर्कल वगैरह हैं या कहाँ पर गड्ढे वगैरह हैं, और उसको मेकअप के जरिए भर सकती हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे सेविंग वाले या मेकअप वाले मिरर होते हैं उसमें हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। किसका, कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग करते हैं। तो ये हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा। अब आइए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनाए जाते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। तो ये आपके सामने एक कॉनकेव मिरर है, इसमें भी सेम आपको पोल देखने को मिलेगा। इससे एक निश्चित दूरी पर आपको फोकस मिलेगा, और फोकस से एक निश्चित दूरी पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं रूल 1 क्या कहता है। तो रूल 1 में ये कहा गया है कि अगर हमारी कोई प्रकाश की किरण मिरर से जा करके सीधे टकराती है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, तो ये आपके रिफ्लेक्शन के बाद में कुछ इस प्रकार से वापस लौटेगी। लेकिन अगर हम लोग इसको वर्चुअली आगे बढ़ाते हैं तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे हमारी किरण आपके फोकस से होकर के आ रही है। तो पहले रूल में यही कहा गया है कि अगर कोई हमारी प्रकाश की किरण है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे हमारी ये इमेज आपके फोकस से होकर के आ रही है। रूल सेकंड में ये कहा गया है कि अगर कोई प्रकाश की किरण आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में जाती है तो ये आपके रिफ्लेक्शन के बाद में यहीं से लौट जाएगी, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे ये किरण आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तीसरे कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि अगर हमारी कोई भी प्रकाश की किरण इमेज पर फोकस के बिल्कुल सीध में टकराती है
तो ये भी आपके रिफ्लेक्शन के बाद में हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगी, लेकिन हमको ये प्रतीत होगा कि जैसे ये बिल्कुल आपके फोकस की तरफ से ही आगे बढ़ रही है। और चौथा रूल आपका वही है कि अगर पोल पे आकर के कोई किरण टकराती है तो ये सेम एंगल बनाते हुए अपोजिट साइड में निकल जाएगी। हालांकि इसका यूज हमें कहीं भी इमेज फॉर्मेशन में नहीं करना होता है। तो ये आपके 4 रूल हैं, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली ऐसा रिप्रेजेंट करेगी जैसे वो फोकस से आ रही हो। उसके बाद में जो हमारी फोकस की ओर आगे बढ़ेगी, यहाँ पर देखिए जो आपके फोकस की तरफ आगे बढ़ेगी वो आपकी इस प्रकार से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो हमारी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर बढ़ रही है वो आपकी सीधी उसी से होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रूल 4 आपका कहता है कि अगर कोई किरण पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो ये आपके सेम एंगल बनाते हुए आगे बढ़ेगी। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर आपकी इमेज कैसी बनेगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 की। कंडीशन 1 में ये कहा गया है कि जो हमारी वस्तु है उसको हमने पोल से दूर कहीं पर रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इन्फिनिटी है कहीं पर और ये आपका पोल है, तो हमने वस्तु को रखा हुआ है इनके बीच में। अब आइए अपना रूल अप्लाई करते हैं। तो पहले रूल में ये कहा गया है कि अगर कोई किरण हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो ये आपके मिरर से टकरा के इस प्रकार से ऊपर की ओर आगे निकल जाएगी, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये बिल्कुल आ रही है फोकस की तरफ से। दूसरे रूल में ये कहा गया है कि अगर कोई हमारी किरण फोकस की ओर आगे बढ़ती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आगे बढ़ती है तो ये भी आपके नॉर्मल की वजह से यहीं पर लौट जाएगी, लेकिन इसको हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर के मिलती है। अब मैं आपको बता चुका हूं जहां पर हमारी लाइनें कट करती हैं वहीं पर आपके इमेज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो इमेज है वो आपके पोल और फोकस के बीच में बनेगा। प्रॉपर्टी आप लोग अब अपने आप से भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या होगी, आप लोग देख रहे होंगे कि जो इमेज बनी है वो बिल्कुल सीधी बनी है, आपके फोकस और पोल के बीच में बनी है, जो हमारी वस्तु है उससे छोटी बनी है और ये हमारी है काल्पनिक इमेज, यानी कि यह एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई है। तो यही सारी चीज़ें मैंने लिख दी है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, अपराइट है, वस्तु से छोटी है और ये इमेज आपके F और P के बीच में बन रही है। कंडीशन 2 में हम लोग आते हैं कि अब जो हमारा वस्तु है उसको हमने P के थोड़ा सा और पास लेकर के आए हैं। फिर आइए रूल हम लोग वही सारे अप्लाई करेंगे। तो रूल अप्लाई करेंगे, आप लोग फिर एक बार देख रहे होंगे कि जो हमारी इमेज है इस बार थोड़ी सी बड़ी बनी है। क्या हुई है इस बार पहले की तुलना में थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन वस्तु की तुलना में अब भी आपकी इमेज जो है वो काफ़ी छोटी है। यहाँ पर आपको फिर दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी इमेज है उसकी प्रॉपर्टी सेम है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में आप वस्तु को चाहे जहाँ पर रखिए, चाहे आप लोग पोल के पास में रखिए या फिर आप लोग पोल से दूर रखिए, जो हमारी इमेज बनेगी वो आपके पोल और फोकस के बीच में बनेगी। इमेज आपकी यहाँ पर आभासी होगी, यानी कि वर्चुअल इमेज होगी। जो आपकी इमेज है वो वस्तु की इमेज से छोटी होगी और ये जो इमेज है वो हमारी हमेशा हो जाएगी सीधी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारी गाड़ियों के शीशे होते हैं या गाड़ियों में जो आपके मिरर होते हैं उनमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्या रीज़न है? देखिए इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि अगर आपने गाड़ी में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया हुआ है तो आपकी जो भी पीछे के वाहन आ रहे होंगे उन सभी वाहन की एक छोटी सी इमेज दिखाई जाएगी, यानी कि एक आप पूरे बड़े एरिया की इमेज को छोटे फॉर्म में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो हमारी गाड़ी का शीशा है इसमें हमने कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया हुआ है। अब सोचिए जैसे आपने अगर यहाँ पर कॉनकेव का यूज़ कर लिया होता तो मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव में जितना हम लोग वस्तु के पास लेकर के आएंगे ऑब्जेक्ट को उतनी बड़ी इमेज बनेगी। तो पता चल रहा है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके इस मिरर में केवल जो गाड़ी है उसका नंबर प्लेट दिख रहा है, काफ़ी बड़ी इमेज बन गई। लेकिन जब हम लोग कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं तो इसमें होता क्या है कि इमेज आपकी काफ़ी छोटी बनती है और काफ़ी दूर के एरिया की इमेज आपको देखने को मिलती है। इसीलिए आपको क्लियरली ये विजिबल होता है कि पीछे हमारी कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं।
तो होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे और आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि सेविंग मिरर हमारे कॉनकेव क्यों होते हैं और गाड़ियों के जो मिरर हैं उसको हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स क्यों रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने कॉनकेव लेंस, मिरर, कॉनकेव लेंस और मिरर इन दोनों से बनने वाले इमेज को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो 2-3 बार वीडियो को देखने का प्रयास करिए। जैसे जैसे आप लोग रे डायग्राम को अच्छे से समझ पाएंगे उतना क्लियर आप इस टॉपिक में हो पाएंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोग और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।